भारत में डिजिटल पेमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से बदला जा रहा है और इसको लेकर के आप डे टू डे जो अपडेट्स होती हैं वो देखते ही हैं। इसी में एक और अपडेट है कि जो ग्लोबल पेमेंट जाइंट्स हैं जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड, अब इन्होंने जो पेमेंट पास की वाला जो फीचर है वो इंडिया में भी लागू करना शुरू किया है और ये वन टाइम पासवर्ड वाला जो सिस्टम है इसको ये रिप्लेस करेगा। तो इसमें हम समझेंगे कि आखिर ये पेमेंट पास की क्या है, कैसे ये पास की काम करती है, वन टाइम जो पासवर्ड आता है ओटीपी जिसको बोलते हैं उससे कैसे ज़्यादा सिक्योर है, सब कुछ डिटेल में। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं आरबीआई का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे। आपको पता होगा कि एक यहाँ पे ड्राफ्ट आया था जिसमें आरबीआई ने बैंकों को और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इस तरह के सबको कहा था कि आपको अब ये ओटीपी वाले सिस्टम से अपनी जो डिपेंडेंसी है कम करनी पड़ेगी और जो ओटीपी के अल्टरनेटिव्स हैं, ज़्यादा सिक्योर सोल्यूशंस हैं, उनकी तरफ यहाँ पे ध्यान लेना होगा। तो आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये पेमेंट पास की क्या है। तो पेमेंट पास की एक पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन है। जैसे आप कहीं पे भी लॉगिन करते हैं, अब ये पेमेंट पास की और पास की सेम चीजें हैं। ये आपके व्हाट्सएप पे भी पास की आपको मिलती है। अगर आपको नहीं पता तो आप सेटिंग में जाकर के इसको देख सकते हैं। होता क्या है कि आप कहीं भी लॉगिन करते हैं तो आपको एक यूजर आईडी डालनी पड़ती है और उसके बाद फिर उसके नीचे आपको पासवर्ड डालना पड़ता है ना। तो ये जो सिनेरियो होता है। अब यहाँ पे पास की क्या करता है, ये पासवर्ड वाला जो सीन है ना इसको बदल देता है। ये पासवर्ड आपको डालने की जरूरत नहीं है। अब पासवर्ड नहीं डालने की जरूरत है तो पास की डालना होता है। पास की क्या होती है, एक फीडो 2 जो वेब ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड होता है, ये एक ओपन सोर्स यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाया गया है ताकि जो एसएमएस ओटीपीज वगैरह हैं इनको जो है रिप्लेस किया जा सके आपके बायोमेट्रिक से। बायोमेट्रिक में क्या क्या चीजें आती हैं, फिंगरप्रिंट आता है, फेस आईडी आता है या फिर पिन आता है। तो होगा क्या यहाँ पे कि आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। जब आप लॉगिन करेंगे, आप पेमेंट करने जाएंगे तो वो आपसे एक बार वो कहेगा कि आपको पास की यहाँ पे जो आपके फोन में स्टोर है उसका यूज करें। तो वहां से आप क्या करेंगे, बस आप अपना चाहे थंब स्कैन करेंगे, चाहे आप फेस आईडी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे समझ में आ जाएगा कि जो यूजर है वो वही व्यक्ति है और उसके माध्यम से जो पेमेंट है वो ऑथेंटिकेट होगी। किसी तरह का कोई पासवर्ड ओटीपी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ओटीपी वाले सिस्टम से ज्यादा सिक्योर बताया जाता है। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट वाले केस में तो ऐसे होता है नॉर्मल, जैसे आप गूगल का भी अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर भी आप पास की का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपको एक बार तो कम से कम पासवर्ड डालना पड़ेगा जब आप लॉगिन करते हैं। उसके बाद वो ऑप्शन आता है कि आप इसकी पास की सेव कर लें। तो पास की जब आप सेव करते हैं तो वो आपसे क्या कहेगा कि आपके पास अगर लैपटॉप है या फिर मोबाइल है तो आप थंब प्रिंट या फिर फेस आईडी या फिर अगर कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप पिन से भी पास की को अपने सेव कर सकते हैं। तो उसकी एक जो कह सकते हैं प्राइवेट की है वो सेव हो जाती है आपके उस हार्डवेयर में। मतलब वो लैपटॉप है, कंप्यूटर है या फिर फोन है तो वहां पे वो सेव हो जाती है। फिर आपको बार बार क्रिएट नहीं करना। अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आप सिर्फ उस पास की का प्रयोग करेंगे, कोई पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। आसानी से आप अपना फेस आईडी या फिर थंब प्रिंट डाल करके या फिर उसको यूज करके आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। इस तरीके से पास की काम करता है। यहाँ पर जो कंप्यूटर है, जैसे आप गूगल ऑथेंटिकेशन या गूगल अकाउंट का यूज कर रहे हैं तो उसमें एक फीचर इसमें और भी अच्छा है कि आप ये कह सकते हैं कि सर मान लीजिए कि भाई कोई मेरे अकाउंट को हैक कर ले और कहीं से भी यूज करना चाहे कर सकता है। और वो मान लीजिए उसने मेरे फोन को हैक कर लिया, उसने मेरा जो बायोमेट्रिक डेटा है वो चुरा लिया, तब भी तो हो जाएगा। हाँ हो सकता है, लेकिन इसमें एक क्या फीचर आता है वो होता है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी। मतलब कि जब आप अपना लैपटॉप ऑन करेंगे, लॉगिन करना चाहेंगे तो वो ये देखता है कि जो डिवाइस पे लॉगिन हो रहा है और जहां से पास की आ रही है वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है कि नहीं। और ये ऐसा तभी हो पाएगा जब दोनों डिवाइसेस पास पास हों। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से 100-200 मीटर दूर भी बैठा कोई व्यक्ति पास की को चुरा करके आपका लॉगिन कर सकता है। तो ये कुछ इसके ना एडवांस फीचर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पब्लिक प्राइवेट की वाला जो चक्कर है वो थोड़ा समझ लें, थोड़ा टेक्निकल है। इसको पब्लिक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। मतलब यूजर का डिवाइस जिसमें पास की सेव होती है उसमें बायोमेट्रिक जो होता है अनलॉक करने के लिए प्राइवेट की को, जो कि एक सिक्योरली लॉक्ड होता है, ये किसी को नहीं दिखता। ये आपके ही जो हार्डवेयर है, फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर, उसमें सेव होती है। और ये तभी ओपन होती है, अनलॉक होती है जब आप अपने बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। जब ऐसा होगा तो यहाँ पर जो पब्लिक की है जो कि शेयर्ड होती है सर्वर के साथ, उसके साथ ही ऑथेंटिकेट करके वेरीफाई करेगी। इसे आप एक वीडियो के माध्यम से भी देख
देख सकते हैं और वहाँ से फिर ये जो देखेगा कि भाई ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ये प्राइवेट की जो है सही तरीके से यूज हुई है, ऑथेंटिकेट हो रहा है, और उसके बाद जब ये सक्सेस होगा तो आगे चाहे वो लॉगिन का होगा तो लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे पेमेंट वाला फीचर है तो पेमेंट हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो फ्रिक्शन है वो कम होता है ओटीपी बेस्ड सिस्टम से। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि ऐसा शिफ्ट लाया क्यों गया एसएमएस ओटीपी का, तो इसके 3 रीजन है बड़े-बड़े। पहला रीजन तो वो आता है सिक्योरिटी फ्लॉ का, क्योंकि जो ओटीपी है वो फिशिंग अटैक से जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वल्नरेबल रहती है, कि भाई कोई भी जो है बहुत आसानी से फिशिंग करके मतलब ये कह देगा कि आपका एसबीआई का एटीएम ब्लॉक हो गया है और आप इसको रिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप उस पे क्लिक करो, आपसे कहेगा कि आपको ओटीपी भेजा है, आप इसको ओटीपी हमें बताएंगे तो हम जान जाएंगे कि आपका ही है, और आप बता देंगे ओटीपी, या ज़्यादातर लोग कर ही देते हैं, अब तो थोड़ा लोग समझ गए हैं। तो होता क्या है कि आपका जो भी अकाउंट है वो खाली हो जाता है ना। तो इसमें ये प्रोन रहता है कि भाई ये फिशिंग अटैक यहाँ पे इसमें हो सकता है। उसके अलावा सिम स्वैपिंग जैसी टेक्निक, आप बहुत ज़्यादा चतुर हैं, लेकिन आपका अगर सिम स्वैप कर लिया गया हाईजैकर्स के द्वारा, आपके ही नंबर पे ओटीपी आ रहा है लेकिन आपके मोबाइल पे नेटवर्क है ही नहीं, वो दरअसल आपके नाम पे सिम निकाल करके कोई और यूज कर रहा है, और वहाँ से फिर वो सिम स्वैप के जरिए उसके पास ओटीपी आ रहा है। तो आप लाख भी कहें कि नहीं मैंने ओटीपी नहीं डाला, ये दिखाएगा ही कि आपने ही ओटीपी डाला है। या फिर जो मालवेयर इंटरसेप्शन होता है, कि जो मेलिशियस ऐप्स होती हैं वो आपका जो एसएमएस लॉग होता है, अब आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है इंस्टॉल करता है, तो जनरली जितनी परमिशन ऐप मांगता है सब देते हैं बिना पढ़े कि वो क्या आप मांग रहा है। अब अगर कोई कैलकुलेटर की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करी है तो वो आपसे ये कहेगा, या फिर कोई आपने वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड कर, वो कहेगा कि हम आपका एसएमएस रीड करना चाहते हैं, हम आपकी कॉल लॉग जो है रीड करना चाहते हैं, तो आप उसको परमिशन दे दोगे बिना सोचे समझे कि भाई इसको क्या जरूरत है कैलकुलेटर को एसएमएस और कॉल लॉग रीड करने की। तो ऐसे में आप जब दे दोगे तो वो सारा एसएमएस लॉग देख रहे हैं, और आपने यहाँ से ओटीपी आपका जनरेट होगा, अगर उन्होंने जनरेट किया, आप नहीं भी बताओगे तो वो ओटीपी सामने वाले हैकर के पास पहुंच जाएगा और आपका अकाउंट खाली हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ से ये दिक्कत सबसे बड़ी आती है, सिक्योरिटी फ्लॉ है ओटीपी का। दूसरा है फ्रैक्शन एंड डिलेज भी होते हैं ओटीपी में। क्यों? नेटवर्क कंजेशन रहता है, हाई ट्रैफिक रहता है, जब पीक समय रहता है वहां पे आप ओटीपी कई बार आपको नहीं मिल पाता है, या फिर वो डिले हो जाता है। आप ओटीपी के लिए बैठे हुए 1 मिनट हो गया, ओटीपी आया नहीं, फिर से आपने रीसेंड किया, फिर आप बैठे हैं। तो ऐसे में पेमेंट वगैरह के सीन में तो थोड़ा ये जितना कम फ्रिक्शन हो उतना ही बेटर होता है। पेमेंट टाइम आउट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर हो गया ओटीपी नहीं मिल पाया, पेमेंट टाइम आउट हो गया, ट्रांजेक्शन फेल हो गया, फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा पेमेंट का। और यहाँ पे ये भी होता है कई बार जो यूज़र्स होते हैं वो कार्ड को अबेंडन कर देते हैं कि भाई अभी नेटवर्क चल नहीं रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, नेटवर्क ख़राब है, तो बाद में खरीद लेंगे। तो उससे हो क्या रहा है, बिजनेस का नुकसान होता है। और फिर यूज़र की फटीग भी है, पूरा एक्सपीरियंस है, पासवर्ड वगैरह डालना पड़ता है। अब यूज़र को हर एक जगह का अलग अलग पासवर्ड रिमेंबर करना है, कहाँ पे क्या पासवर्ड डाला है। ऐप स्विच करने में भी दिक्कत होती है कि अब यहाँ पे जो भी एसएमएस ऐप वगैरह होती हैं उसको रिट्रीव करने के लिए ऐप स्विचिंग बड़ी यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। या फिर जो लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है कि भाई आपको जो ओटीपी भेजा गया है वो 60 सेकंड में एक्सपायर हो जाएगा, अब वो आपका 55 सेकंड में ओटीपी है, आप जल्दीबाजी में गलत डाल दिया, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, यूज़र फटीग हो जाता है, फिर सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये सारे जो मेन रीजंस हैं, इसमें सबसे बड़ा रीजन तो सिक्योरिटी फ्लॉ का ही है, क्योंकि वो अगर रहेगा तो फिर बाकी रीजंस तो एक बार झेले जा सकते हैं, सिक्योरिटी फ्लॉ वाला नहीं झेला जा सकता, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। यहाँ पे पास की जो होता है वो इन सब चीज़ों से बचाता है ना। यहाँ पे डायनामिक ऑथेंटिकेशन मैंडेट होता है, मतलब यहाँ पे अगर बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई का विजन है कि एक रेजिलिएंट जो पेमेंट इकोसिस्टम है वो बनाया जाए, मतलब जो यूजर्स हैं वो पेमेंट करने से डरे नहीं, बल्कि जो डिजिटल पेमेंट है उसको और अपनाएं। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे डायनामिक ऑथेंटिकेशन मैंडेट आरबीआई ने कहा है कि सिर्फ ओटीपी पे आपको बेस नहीं रहना, कुछ ना कुछ डायनामिक एलिमेंट भी आपको ऐड करना ही पड़ेगा, जैसे पास की वाला सिस्टम है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो यहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन है ज़्यादा सेफ सिक्योर हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पास की वाला फीचर है ये साइबर फ्रॉड से भी कॉम्बैट करने में सहायता करता है, क्योंकि जो भी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड वगैरह के फ्रॉड होते हैं, ओटीपी बेस्ड होकर के आपको मांगा जाता है, आपने बता दिया, फिर वहाँ से फ्रॉड होता है। या फिर बायोमेट्रिक डिवाइस बाउंड जो ऑथेंटिकेशंस होते हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। या फिर जो सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड वाले सिनेरियोज होते हैं जिसमें सिम स्वैपिंग वगैरह कर ली जाती है, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं कि आपका ओटीपी कहीं और जा रहा है, आपको पता ही नहीं है ना। और अगर रात में ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, आपको पता नहीं, सुबह उठा आपने देखा नेटवर्क नहीं, और फिर बाद में बैंक गए, पता चला कि बैंक खाली हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसके लिए आरबीआई का ये जो कह सकते हैं कि एक ड्राफ्ट आया था कि एक ना एक और अल्टरनेट यहाँ पे होना ही चाहिए, सिर्फ ओटीपी बेस्ड ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे
कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं पास की के। बेनिफिट अब आपको समझ में आ गए होंगे। पहला बेनिफिट तो इसका यही है कि इससे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होती है। आपको जो 16 डिजिट का आपका क्रेडिट कार्ड नंबर रहता है वो हिडन रहता है। ये एक टोकनाइज डेटा रहता है। टोकनाइजेशन आपको पता है पहले से चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी टोकनाइज डेटा रहता है वो जो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगा तो आपके डिवाइस स्पेसिफिक ऑथेंटिकेशन होगा। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी, जो भी आपका बायोमेट्रिक से पास की अनलॉक होगी वो बायोमेट्रिक सर्वर पे नहीं जाता है। वो बायोमेट्रिक केवल आपके मोबाइल पे ही या फिर जो भी डिवाइस में आपने स्टोर कर रखा है केवल वहीं पे रहता है। लोकल वो रहता है, वो किसी सर्वर पे नहीं जाता है प्रोसेसिंग के लिए। तो ये इसकी सबसे बड़ी बात है। तो इस तरह से जो हैकर का इंटरसेप्शन है वो यहाँ पे पूरी तरीके से एलिमिनेट होता है। यहाँ पे फ्रिक्शनलेस चेकआउट भी होता है। जैसा मैंने कहा, कोई ओटीपी आने की झंझट नहीं, कोई डिले नहीं हो रहा, कोई बार बार टाइम आउट नहीं हो रहा। आपको अब एक सिंगल बायोमेट्रिक स्कैन करना है और आपका स्कैन अगर सक्सेसफुल होता है तो ट्रांजेक्शन क्या है प्रोसेस हो जाएगा। और ये भी स्टडी में पाया गया कि इसकी वजह से 2 से 3% जो यहाँ पे कह सकते हैं सक्सेस रेट में वो इंक्रीज देखने को मिला है। और ये इकोसिस्टम की रेडीनेस को भी बता रहा है। जैसे मास्टर कार्ड ने जो पास के सिस्टम है पहले ही इंडिया में लागू किया हुआ है और ये बहुत सारे जो बैंक्स हैं जैसे एक्सिस बैंक हो गया, पेयू हो गया, रेजर पे हो गया, जस्ट पे हो गया, इनके साथ ये पायलट प्रोजेक्ट पहले से चला रहा है। अब इसमें वीजा भी जो है शामिल हो जाता है। ये भी अब पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है। और ये ऐसा नहीं केवल इंडिया में चला रहे हैं, पहले यूरोप वगैरह है वहां पर इनके पायलट प्रोजेक्ट पहले चल चुके हैं और वहां पे चलने के बाद अब इंडिया में ये आ रहे हैं, इसको टेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या इनको सफलता मिलती है। बाकी अगर हम बात करें इसके इम्प्लीमेंटेशन के कुछ चैलेंजेस की, तो सबसे बड़ा चैलेंज इसका यही है कि ये एक डिवाइस बाउंड रहेगा पास की। मतलब आपके मोबाइल में अगर पास की और मोबाइल आपका खो गया तब फिर उसको रिट्रीव करने में थोड़ा आपको दिक्कत होगी। लेकिन ये ध्यान रखिए, पास की का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल खो जाएगा तो आपको पेमेंट करना ही नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो एसएमएस ओटीपी वाला सिस्टम है उसका ये अल्टरनेटिव होगा। अगर पास की नहीं है तो एसएमएस ओटीपी के माध्यम से तो आप पेमेंट कर ही पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पास की है तो वो उससे भी ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है ना। मैंने क्या कहा, एक अल्टरनेटिव की तरह है कि सिर्फ एसएमएस ओटीपी डिपेंडेंट नहीं रहे, एक और इसमें लेयर यहाँ पे लगाई गया। तो वहाँ पे टेम्परेरी एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, रिकवरी हर्डल्स वगैरह होंगे, फिर आप नया फ़ोन लेंगे, पास की बनाएंगे, वो सारी चीज़ें, या फिर आपका फ़ोन रिकवर हो फिर आप वो देख पाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें डिजिटल लिटरेसी की तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा चैलेंज यहाँ पे होगा। क्योंकि जो बायोमेट्रिक है, अब बायोमेट्रिक में आप कहेंगे सर किसी के पास अगर फेस आईडी और जो थंब स्कैनर है वाला फ़ोन है वो नहीं है तो क्या होगा, तो आप पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पास की को सेव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो टेक सेवी यूजर्स हैं, मतलब जो यूथ हैं, उनके लिए तो ठीक है, वो समझ पाएंगे, वो बड़े आसानी से कर भी पाएंगे। लेकिन जो रूरल इलाके हैं, जो लेस टेक सेवी यूजर्स हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगी। अब आप ये भी इसमें आर्गुमेंट दे सकते हैं कि जो रूरल या लेस टेक सेवी यूजर्स होते हैं वो कौन सा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो आपकी बात सही है। लेकिन जब हम लेस टेक सेवी की बात करें तो इसका मतलब रूरल से नहीं होता। आप हमेशा न्यूज़ सुनते हैं, अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि दिल्ली की ही न्यूज़ थी, साइबर फ्रॉड का मामला था 2-3 करोड़ रुपए का, कि वो यूएन से रिटायर थे, वो मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, उनके साथ भी जो डिजिटल अरेस्ट करके फ्रॉड हो गया। तो आप लेस टेक सेवी को कम पढ़े लिखे से मत आकिए। यहाँ पे जो बड़े उम्र के लोग हैं वो भी लेस टेक सेवी होते हैं, इतना उनको समझना और ये सारी चीज़ें करने में डर लगेगा और इनको ये भी लगेगा पता नहीं कुछ ओटीपी भी नहीं आ रहा, कैसे पेमेंट हो जा रही, तो वो थोड़ा होगा। तो ये अवेयरनेस उसकी फैलानी ना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ेगी और इसके लिए पूरे जो प्रयास हैं वो करने पड़ेंगे, तब जाकर के इस तरह का सिस्टम इंडिया में सफल हो पाएगा और इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरी तरीके से हो पाएगा। तो ये इसके कुछ चैलेंजेस होंगे इम्प्लीमेंटेशन के। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर के मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। बाकी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।